बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक दवाई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये एक होम्योपैथिक दवाई है और ये दवाई जो होम्योपैथिक के 12 साल्ट हैं जो डॉक्टर शुशलर ने, डॉक्टर हानीमान तो होम्योपैथी के बानी है और उसके बाद एक डॉक्टर हुए हैं डॉक्टर शुशलर। उन्होंने ये साल्ट जो हैं इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले 12 साल्ट हैं, इनके बारे में उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की और उन्होंने ये कहा कि इंसान के अंदर ये जो 12 साल्ट हैं, अगर इनका बैलेंस सही तरीके से रखा जा सके तो इंसान ना तो जल्दी जल्दी बूढ़ा होता है और ना ही वो बीमारियों का शिकार होता है। ये उसके तजर्बात थे और बाद में इनको होम्योपैथी में शामिल इसलिए कर दिया गया कि इनका भी तैयारी का तरीका, जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जिस तरीके से तैयार होती हैं, ये जो साल्ट हैं इनके भी तैयारी का तरीका होम्योपैथिक था, तो इस तरह इनको होम्योपैथिक में शामिल कर लिया गया। तो इन्हीं साल्ट में से एक साल्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, नेट्रम में, और जिसका नाम है, और आज ये दूसरा साल्ट है जिसका नाम है कालीफास। आज इस पे बात होगी। आज मेरा कॉलेज में भी ऑनलाइन लेक्चर इसी पर हुआ था और इसी पे आज मैं वीडियो बना के ये अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो से जहाँ मेरे कॉलेज के स्टूडेंट फ़ायदा लेंगे, वहाँ आम पब्लिक जो है उसको भी इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में आइए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो साल्ट है जिसका नाम है कालीफास, इसका फार्मूला है K2HPO4, यानी पोटेशियम फास्फेट। इसकी क्या अहमियत है बॉडी में, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर कौन कौन सी बीमारियां जो है वो लाहक होती हैं, ये देखते हैं। ये जो साल्ट है ये इंसानी बॉडी के अंदर जो पाया जाने वाला फ्लूइड है उसके अंदर ये पाया जाता है, और ह्यूमन बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं, बल्कि ह्यूमन बॉडी के अलावा अगर आप एनिमल बॉडी कह लें, कोई भी जानदार बॉडी जो है उसके अंदर ये पाया जाता है, जानवरों में भी ये पाया जाता है। और इसकी अहमियत इतनी है कि जो टिश्यूज़ हैं जब वो बन रहे होते हैं, जब उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस वक्त इसके बगैर नहीं हो सकती। यूँ कह लें इतना ज़रूरी है। सादा मिसाल मैं इस तरह इसकी आपको एक देता हूँ कि जैसे मिस्त्री दीवार बनाता है तो सीमेंट के बगैर, पहले वक्तों में गारे से दीवारें बन जाती थीं, आजकल सीमेंट के बगैर दीवार नहीं बनाई जाती। तो अगर गारे से भी बनाएं तो फिर भी वो एक मटेरियल था जो जोड़ता था ईंटों को, लेकिन वो इतना मजबूती से नहीं जोड़ता था जितना कि सीमेंट जोड़ता है। तो इसी तरह से ये एक मटेरियल है पोटेशियम फास्फेट, जिसे कालीफास कहा जाता है। इसके बगैर भी टिश्यू की फार्मेशन बहुत मुश्किल है। जब भी टिश्यू की फार्मेशन बॉडी के अंदर होती है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जितने सेल्स हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत होती है, फिर सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, फिर आर्गन बनते हैं, फिर सिस्टम बनते हैं, तो हर जगह इसकी अहमियत है। और जब तक बॉडी के अंदर इसका जो तनासब है वो सही रहता है तो इंसान से तो सेहतमंद और तवाना रहता है। लेकिन जब इसका तनासब बिगड़ जाता है, इसकी कमी वाक़या हो जाती है, तो फिर ये जितने भी आर्गन हैं, इंसान के टिश्यूज़ हैं, ये डिके का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो दवाई कालीफास जिस पर आज बात हो रही है, इसको समझने के लिए मैंने आज जब लेक्चर दिया उस वक्त भी उन्हें बताया कि मैं आपको एक इसकी की बता देता हूँ, चाबी बता देता हूँ, जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि अगर किसी शख्स में उसके जो आर्गन हैं वो डिके का शिकार होते हुए आपको नज़र आए तो ये इसकी चाबी है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस साल्ट की कमी है। ख़ास करके ब्रेन का एरिया, नर्व, मसल्स,
और ब्लड के अंदर पाए जाने वाले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स खास करके ये जो 4 एरिया मैंने बताए हैं, इस दवाई को स्टडी करते वक्त इन 4 एरिया की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो दें। इन 4 एरिया में अगर डिके शुरू हो जाए, डिके को सादा ज़बान में खस्ता हाली आप कह लें कि जब कोई चीज़ खस्ता हाली का शिकार होना शुरू हो जाए, खुर्द-बुर्द या खस्ता हाली या उसका मजबूती उसकी जो है उसको कमज़ोरी में कन्वर्ट होना, ये डिके है किसी भी चीज़ का। तो ये एरिया अगर डिके का शिकार होते हैं तो उस वक्त इस साल्ट की अशद ज़रूरत होती है। इसको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि जब दिमागी कमज़ोरी हो जाए किसी को, मेमोरी लॉस हो जाए, दिमाग उसका दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाए, यादाश्त उसकी कमज़ोर होना शुरू हो जाए, और इसके अलावा नर्व उसके कमज़ोर होना शुरू हो जाएं, मसल कमज़ोर होना शुरू हो जाएं, डिके का शिकार होना शुरू हो जाएं, और उसके जो ब्लड सेल हैं वो उनकी फार्मेशन पहले जितनी ना रहे। मसलन जैसे आरबीसी बनते हैं बोन मैरो के अंदर, रेड ब्लड सेल बनते हैं, हमारा ताज़ा खून जो है वो पैदा होता है बोन मैरो के अंदर, और आरबीसी बोन मैरो के अंदर यानी ये जो हड्डियों के अंदर गोदा होता है वहाँ जैसे पैदा होते हैं, और उनकी उम्र होती है 120 दिन एक आरबीसी की। 120 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर नया पैदा होता है। तो डिके का शिकार होने का मतलब ये है कि आरबीसी की फार्मेशन जो है एक तो वो कम हो जाए, दूसरा ये कि 120 दिन उसकी उम्र है, लेकिन वो अपनी उम्र से पहले ही अगर आरबीसी जो है 110 दिन में या अपनी उम्र पूरी किए बगैर ही वो ख़त्म होना शुरू हो जाए तो ये डिके का अमल शुरू हो गया। तो ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, तो तीनों तरह के ये जो ब्लड सेल हैं ये अगर डिके के शिकार हो जाएं तो यही दवाई डिमांड करता है जिस्म। तो ये 60 जब दे दिया जाता है तो फिर ये अमल जो है ये बेहतर हो जाता है। इसी तरह से नर्व जब डिके का शिकार होते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और नर्व से रिलेटेड बीमारियां जो हैं जैसे न्यूरैल्जिया है, नर्वसनेस होना, घबरा जाना, एंग्जाइटी का शिकार होना, डिप्रेशन का शिकार होना, ये नर्व से मुतल्लिक रिलेटेड बीमारियां हैं, ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी तमाम बीमारियां जो नर्व से रिलेटेड हों उनका इलाज भी इस दवाई से होता है। और ब्रेन के वो एरिया जहाँ पे ये मेमोरी का तल्लुक हो, यानी हिप्पोकैम्पस, अमेगडला, थैलेमस, सब थैलेमस, ये सारे एरिया जो हैं यहाँ पे इस दवाई का असर होता है। सेरिब्रम में इस दवाई का असर होता है। सेरिब्रल एनीमिया एक बीमारी है, ये भी ब्रेन की है, यानी जब ब्लड की कमी हो जाए सेरिब्रम में तो उस वक्त इस दवाई से इलाज किया जा सकता है। ख़ास करके इन तमाम बीमारियों के पीछे एक चीज़ आपको नज़र आएगी और वो होगा डिप्रेशन। यानी स्टार्ट ये तमाम बीमारियां जो हैं खौफ और डिप्रेशन से शुरू होंगी। अगर तो डिप्रेशन की वजह से आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया तो फिर 100% इसी दवाई से इलाज होगा। डिप्रेशन की वजह से आपके ब्रेन में असरात शुरू हो गए हैं तो इसी दवाई से होगा, और इसी डिप्रेशन की वजह से फिर पहले नर्व कमज़ोर हुए और फिर उसके बाद मसल कमज़ोर होना शुरू हो गए तो इसी दवाई से इलाज होगा। यानी इब्तदा जो है वो डिप्रेशन से, खौफ से शुरू होगी। जैसा कि मेडिकल की ये रिसर्च है कि तकरीबन बीमारियों की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो डिप्रेशन से शुरू होती है। तो डिप्रेस लोगों को जब डिप्रेशन की वजह से सर दर्द होगा तो फिर भी उस सर दर्द के लिए यही दवाई होगी,
डिप्रेशन की वजह से अगर औरतों को मेंसेस रुक जाएं, उनके एमिनोरिया उसको कहते हैं, उस बीमारी को एमिनोरिया कहते हैं, और उसके पीछे रीज़न डिप्रेशन हो, तो फिर उस बीमारी का इलाज इस दवाई से होगा। और डिप्रेशन की वजह से ही अगर सेंसरी नर्व या मोटर नर्व दोनों में प्रॉब्लम हो जाए तो तब भी यही दवाई होगी। यानी मतलब दोनों का डिके का अमल शुरू हो गया। वो किस तरह, मैं उसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से ये बताता हूँ कि हमारे नर्व दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेंसरी और दूसरे होते हैं मोटर। सेंसरी नर्व जो हैं उनका काम है कि दिमाग तक पैगामात पहुँचाना। जैसे ये मैंने एक शीशी पकड़ी, तो मेरी ये जो उंगलियां हैं, यहाँ पे जो रिसेप्टर है, उन्होंने इस शीशी की हार्डनेस जो है, सख्ती जो है, या ये रबड़ का ढकना है, ये उन्होंने महसूस किया रिसेप्टर ने, और उन्होंने दिमाग को पैगाम दिया। वो पैगाम जो है वो सेंसरी नर्व के ज़रिए से पहुंचा दिमाग तक। तो जब सेंसरी नर्व कमज़ोर होंगे तो फिर दिमाग को जो पैगाम जाते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं जाएंगे। और सेंसरी नर्व के जो रिसेप्टर होते हैं, जो कबूल करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेज को, जैसे हमारी आइज़ हैं, इनमें रिसेप्टर हैं, तो हम जो चीज़ देखते हैं हम फौरी तौर पे वो दिमाग को बजरिया सेंसरी नर्व उसका पैगाम देते हैं। मसलन मेरे सामने इस वक्त ये मेडिसिन पड़ी है, मैं मेडिसिन को देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग को इन्फॉर्मेशन जा रही है कि मैं मेडिसिन देख रहा हूँ। तो अगर कोई पेशेंट इस वक्त आता है मेरे क्लिनिक पे, मैं उसको देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में वो तस्वीर फौरी तौर पे जाएगी, थ्रू सेंसरी नर्व जाएगी। मेरी आंखों के रिसेप्टर जो हैं वो उसको पहले कबूल करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर दिमाग को वो मैसेज देंगे। मैं आवाज़ें जो सुन रहा हूँ, बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं, इस वक्त गाड़ी को गुजरी है तो गाड़ी की आवाज़, ये कान के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो रिसीव करेंगे, वो भी ब्रेन को बताएंगे ये रिक्शे की आवाज़ है, ये कोई अगर बड़ी गाड़ी गुजरती है उसकी आवाज़। इसी तरह से अगर कोई जानवर की आवाज़, बकरी की होती है, किसी ऐसे जानवर की, वो आवाज़ मेरे कानों में जो रिसेप्टर है वो सुनेंगे और सेंसरी नर्व के जरिए ब्रेन तक मैसेज देंगे। तो जो बंदा उम्र सीधा होता है, डिके का शिकार होते हैं उसके सारे आर्गन, तो फिर उसको सुनने में भी दिक्कत महसूस होती है, और उसके ये जो रिसेप्टर हैं ये भी कमज़ोर, और फिर इसके बाद सेंसरी नर्व कमज़ोर, फिर स्लो तरीके से वो काम उसका शुरू हो जाएगा, सारा निज़ाम डिके का शिकार होता जाएगा और ये मसले मसाइल बनते जाएंगे। तो ऐसा डिके जो है, इसमें ये दवाई जो है ये काम आती है। सेंसरी नर्व का डिके हो जाए, नर्वस सिस्टम पूरे का पूरा डिके का शिकार हो जाए, तब भी यही दवाई। इसी तरह फिर बाद में ब्रेन जो है वो काम लेता है मोटर नर्व के ज़रिए से। अब ब्रेन आर्डर देता है आर्गन को, हाथों को आर्डर देगा कि ये चीज़ जो तुम्हारी टेबल पे पड़ी है इसको यहाँ से उठा के फलां जगह पे रख दो, यहाँ awkward लग रही है। तो ये आर्डर तो आएगा दिमाग की तरफ से और थ्रू मोटर नर्व आएगा। तो मोटर नर्व अगर डिके का शिकार हैं तो तब भी ये आर्डर आने में और फिर इस पर अमल दरामद होने में दिक्कत होगी। और ये भी डिके है, डिके का शिकार जब आर्गन होंगे तो फिर ऐसा सिलसिला होगा। यानी जिस तरह जो जो बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसके तमाम आर्गन, तमाम सिस्टम डिके का शिकार होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो कालीफास दवाई है ये इंतहाई कारामद दवाई है। ये बूढ़ों को आप दें, ऐसे लोगों को दें जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो चुका है और उनकी नर्व की इलामात हैं। ऐसे लोगों को दें जिनका ब्रेन कमज़ोर हो चुका है और यादाश्त कमज़ोर हो गई है, मेमोरी लॉस हो गई है, चिड़चिड़ापन के शिकार हो गए हैं, नर्वस हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, झगड़ालू हो चुके हैं, इरिटेबल हो गए हैं। तो ऐसी तमाम इलामात जो ज़हनी ऐसी इलामात हैं जिससे कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी की तरफ जो जाती हैं, ये सारी इसी दवाई के दायरे कार में आती हैं। इस दवाई से ये तमाम इलामात ठीक हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाता है और ब्रेन का एरिया सारा जो है जिस पर इसके असरात हैं वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से
मैंने 4 चीज़ें शुरू में बताई थी कि दवाई को पढ़ते वक्त, देखते वक्त इन 4 एरिया की तरफ, एक ब्रेन, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक नर्व, बॉडी के नर्व, और तीसरा एरिया मसल, चौथा ब्लड सेल, इन 4 एरिया पे ज़्यादा तवज्जो दें इस दवाई को समझने के लिए। तो चारों एरिया में डिके का मसला जब भी होगा तो इसी दवाई की डिमांड होगी। जब मसल कमज़ोर हो जाएंगे तो ये भी बुढ़ापे में आहिस्ता आहिस्ता मसल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त भी इसी दवाई की ज़रूरत होगी। और ये दांत जो है, दांतों के अंदर वो जिनमें फिलिंग करवाई होती है, ख़ास करके वो दांत जिनमें फिलिंग करवाई होती है, वो तो पहले ही डिके के शिकार है वो दांत, तभी उनमें फिलिंग करवाई। अगर उनमें दर्द हो तो ये बड़ी अच्छी दवाई है। वो दांत जिनमें फिलिंग हुई है, अगर उनमें पेन हो तो इससे अच्छी और दवाई कोई नहीं है उस पेन को ठीक करने के लिए। प्रेगनेंसी में इस दवाई का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है, बल्कि हर प्रेग्नेंट औरत को ये दवाई प्रेगनेंसी के दौरान साथ साथ रखनी चाहिए, खानी चाहिए, कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को जो भी कोई खौफ, कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, कोई इस किस्म के जो ज़हनी मसाइल जो नर्व से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे मसाइल का सामना जब होता है तो उसमें मिसकैरेज का ख़तरा होता है। तो उस ख़तरे से बचने के लिए अगर प्रेग्नेंट औरतें शुरू से ही, फर्स्ट मंथ से ही 9 मंथ तक साथ ये दवाई खाती रहें तो इससे उसको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। उसका ये जो निज़ाम है, नर्वस सिस्टम, ये बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ क्रॉनिक बीमारियां जितनी होती हैं, क्रॉनिक में ही पेट की हों, जिगर की हों, आँखों की हों, कानों की हों, जो भी क्रॉनिक बीमारियां यानी पुरानी बीमारियां हैं, उनमें डिके का अमल शुरू हो चुका है, तो वहाँ इसकी डिमांड की जाती है, बॉडी इसकी डिमांड करती है इस साल्ट की। तो अगर बॉडी की लैंग्वेज कोई बंदा समझने वाला हो तो बॉडी की डिमांड को समझ सकता है कि इस वक्त तो हमारी बॉडी किस चीज़ की डिमांड कर रही है। तो क्रॉनिक बीमारियों में इसकी वैल्यू होती है, तो इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये एक साल्ट है, आप इसके अलावा कोई और दवाई जो भी मरीज़ की सिलेक्ट करते हैं साथ में इसे भी अगर आप दे दें क्रॉनिक बीमारियों में या ऐसे मसले मसाइल, ये जो 4 एरिया हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो नाजरीन, मैंने इसकी मेन इलामात आपके सामने रखी हैं और मैं समझता हूँ आज की ये हमारी दवाई इंतहाई अहम है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका ज़हनी वर्क होता है। जैसे प्रोफेसर हज़रात कॉलेजों में जो पढ़ाते हैं, उनकी टेबल पे ये दवाई हर वक्त पड़ी रहनी चाहिए और उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो कला हज़रात जिनका ज़हनी काम है, उनके पास हर चैम्बर में ये दवाई जो है ये उनकी टेबल पे होनी चाहिए और वो इस दवाई को 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, 6x में अगर लेके इसकी 4 बड़ी बारीक गोलियां इसकी होती हैं, ये अगर आप शुआबे की आप ले लें 6x में, तो 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप खाते रहें, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत रहेगा। और इसके अलावा साइंटिस्ट हज़रात, तालिब इल्म, यानी जिन लोगों का भी, बिजनेसमैन जिनका जहन से काम होता है, जो जहन से ज़्यादा काम लेने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है और उनको ये दवाई हर वक्त जो है ये अपने सामने रखनी चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया नादरीन, इस इंफॉर्मेशन को आप अगर आगे पहुँचाएँ तो दूसरों का भला भी हो जाएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको तंदुरुस्त रखे, मेरे मुल्क की 22 करोड़ आवाम को तंदुरुस्त रखे, इस मुल्क को महफूज रखे। दोबारा इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त।